Hello and good morning everyone. I welcome you all at Towards News Analysis. Today is 24th of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel at Towards News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. As you can see, first news is India rejects JJ's attempt to extend patent on TB drug. Now, सबसे पहले हम यहाँ पे ड्रग की बात करते हैं. यहाँ पे एक एंटी टीबी ड्रग है जिसका नाम क्या है, बेडाक्लीन. आपसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है, व्हाट इज बेडाक्लीन. ये ड्रग जो है किससे रिलेटेड है, तो क्वेश्चन आंसर क्या होगा हमारा, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है. ठीक है, ये टीबी के लिए बहुत ही इफेक्टिव ड्रग है. अब इसका जो पेटेंट राइट था, वहां पर एक यूएस बेस्ड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसका नाम क्या है, जेजेस, जॉनसन एंड जॉनसन. इनके पास इंडिया में पेटेंट राइट था कि 2000 जुलाई 2023 तक आपके पास इंडिया में क्या है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग का पेटेंट राइट है. उसके बाद अब देखिए 2023 आ गया, अब जुलाई भी कुछ दिनों में आने वाला है. इन्होंने ये जेजेस ने यहाँ पे डिमांड करी कि जो हमारा पेटेंट राइट है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने का इस ड्रग का, उसको आप क्या कर दीजिए, एक्सटेंड कर दीजिए. यहाँ पे उसके एक्सटेंड की बात करी, बट इंडियन जो पेटेंट ऑफिस है उन्होंने इनकी इस डिमांड को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया. ओके, क्या कर दिया, इसको रिजेक्ट कर दिया. तो आप यहाँ पे देखिए, इन अ विक्ट्री फॉर पेशेंट्स फाइटिंग फॉर वाइडर एक्सेस टू द क्रूशियल एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग बेडाक्लीन, द इंडियन पेटेंट ऑफिस ऑन थर्सडे रिजेक्ट्स यूएस फार्मास्यूटिकल जायंट जॉनसन एंड जॉनसन्स अटेम्प्ट टू एक्सटेंड इट्स मोनोपोली ऑन मैन्युफैक्चरिंग द ड्रग इन इंडिया बियॉन्ड जुलाई 2023. ओके, अब यहाँ पे ये जो डिमांड की थी इन्होंने कि हमारा जो मोनोपोली है इस ड्रग पर, जो हमारा पेटेंट राइट है उसको एक्सटेंड करने की बात करी, बट यहाँ पर इंडियन पेटेंट ऑफिस ने इस डिमांड को क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया. अब यहाँ पर अगर हम देखें अभी के टाइम पर इनके पास ये पेटेंट राइट है, तो इस ड्रग की अगर हम कॉस्ट देखें तो कितना है, करंट कॉस्ट हम देखते हैं तो कितना, $400, जिसको यहाँ पर मतलब कि आप देखिए कि जो पेशेंट्स हैं उसको एक्सेस करने में यहाँ पे क्या होती है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है. तो अभी के टाइम पर हम देखते हैं कि इसका जो प्राइस है $400 है, बट अगर इसका जो पेटेंट राइट यहाँ पर खत्म होता है, पेटेंट राइट खत्म होने के बाद यहाँ पे दूसरी जो फार्मास्यूटिकल जाइंट्स हैं उनके पास भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आ जाएगा इसकी मैन्युफैक्चरिंग का. ओके, तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर जुलाई जेनेरिक प्रोड्यूस लाइक लुपिन एंड मैक्लोड्स आर लाइकली टू मैन्युफैक्चर द ड्रग. अब जुलाई के बाद यहाँ पर जो अदर फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज है वो भी क्या करने लगेंगी, ये जो ड्रग है इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देंगी. अगर दूसरी कंपनीज भी अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती हैं तो इसका जो प्राइस है, जो कॉस्ट है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा, और इसकी जो एक्सेस हो जाएगी पेशेंट्स के पास वो ज़्यादा पहुँच जाएगी. Okay, over 55,000 patients in whom other drugs have stopped working may benefit from bedaquiline access. अब यहाँ पे क्वेश्चन ये हो रहा है कि जो यहाँ पर डेटा है जिसमें ये बताया 55,000 जो है पेशेंट्स, उन पर अदर जो ड्रग्स हैं उनका जो आप कह सकते हैं जो वर्किंग है, हमने यहाँ पे देखा था क्या होता है, AMR भी बॉडी में क्या होता है हमारे क्रिएट हो जाता है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, जिसके कारण जो कुछ ड्रग्स होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं. ओके, तो यहाँ पर ये डेटा आया कि ओवर 55,000 जो पेशेंट्स हैं उन पर जो ड्रग्स हैं, टीबी के जो अदर ड्रग्स हैं एक्सेप्ट बेडाक्लीन, वो क्या कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं. बट अगर इसकी यहाँ पे एक्सेस होने लगेगी बेडाक्लीन की ज़्यादा से ज़्यादा, तो जो पेशेंट्स हैं उन पे हमें क्या देखने को मिल सकता है, जो बेडाक्लीन के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें सामने नजर आ सकते हैं. ओके, टिल मार्च 2022 ओनली अ लिटिल ओवर 10,000 पेशेंट रिसीव द ड्रग. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन उठ रहा कि मतलब इसका जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसकी ड्यू टू दैट यहाँ पे ओनली 10,000 जो पेशेंट्स हैं वो इस ड्रग की यहाँ पे एक्सेस कर पाएँ. बट अगर इसका ये जो पेटेंट राइट है वो हटता है, पेटेंट राइट खत्म होने के बाद जो अदर फार्मास्यूटिकल्स यहाँ पे कंपनीज हैं वो इस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करेंगी, तो इसका जो कॉस्ट होगा कम होगा. कॉस्ट कम होगा तो लोगों के पास इसकी एक्सेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी. ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा. इसमें हमारे लिए क्या निकल कर आता है, बेडाक्लीन. ये किससे रिलेटेड है, ये ड्रग आपका एंटी टीबी ड्रग है, एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग है. ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं. देखिए ये आर्टिकल हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड यहाँ पर लास्ट पेज में हमारा एक और आर्टिकल है. तो राहुल गेट्स 2 year जेल टर्म इन डिफेमेशन केस. अब यहाँ पे पहले हम देखते हैं व्हाट इज दिस डिफेमेशन केस. डिफेमेशन केस होता है कि आप किसी पर्सन को यहाँ पे डिफेम कर रहे हो, है ना, किसी भी लेकर, या तो उसकी कास्ट से रिलेटेड, या फिर उसकी क्लास को टारगेट किया है, या फिर कास्ट को टारगेट किया है, या फिर उसका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, मतलब किसी भी तरीके से आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे किसी भी पर्सन को डिफेम कर रहे हैं. ओके,
अब इसको हम यहीं पे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे राहुल गांधी जी ने मतलब कि किसी अपनी स्पीच में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो ये जो कास्ट है उसको रिलेटेड यहाँ पर क्या किया, कुछ ऐसे स्पीच बोले थे, कुछ वर्ड्स बोले थे, जिसके कारण यहाँ पर उनके ऊपर ये केस चला, डिफेमेशन का केस। अब इसी डिफेमेशन केस मतलब ये जो मोदी कास्ट है, यहाँ पे इस पूरी मोदी कास्ट को मतलब कि एक तरीके से ये कहा गया कि जो मोदी कास्ट है इसको यहाँ पे क्या किया गया है, सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर को ही नहीं, जो ये मोदी कास्ट है उसको भी यहाँ पे डिफेम किया जा रहा है। ओवरऑल जो आपकी मतलब कंट्री में यहाँ पे जो मोदी कास्ट है उसको यहाँ पे डिफेम किया गया। इसी के चलते यहाँ पे पूरा डिफेमेशन केस हुआ और राहुल गांधी जी को यहाँ पे क्या हुआ, 2 इयर्स की यहाँ पे जेल की टर्म बता दी गई। अब देखिए यहाँ पे इस आर्टिकल को आप इससे रिलेट करिए, ये हमने न्यूज़ यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब इससे रिलेटेड ये आर्टिकल हमारा आ जाता है, इस लास्ट पेज पर है। यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि जैसे किसी भी पर्सन को जब कोई कन्विक्टेड होता है तो देखिए डिफरिंग व्यूज इमर्ज ऑन एमपी डिस्क्वालिफिकेशन। अब किसी भी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होती है इनकी डिस्क्वालिफिकेशन पर यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। हमने यहाँ पे क्या देखा था, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसमें जो सेक्शन 8 क्लॉज 3 है वो क्या कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को, किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को यहाँ पे 2 इयर्स का क्या होता है, कन्विक्शन होता है, 2 इयर्स के लिए वो उसको कन्विक्ट कर लिया तो इमीडिएटली वहां पे क्या हो जाती है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं वो पर्सन, है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में हमारा जो सेक्शन 8 क्लॉज 3 है, इट सेज अगर एनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको 2 इयर्स का क्या हो जाता है, कन्विक्शन हो जाता है, कन्विक्ट हो जाता है, तो इमीडिएटली द डे ही वॉज कन्विक्टेड उसी दिन वहां पे क्या हो जाता है, इमीडिएटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, हमने यहाँ पे देखा। और रिलीज होने के बाद जैसे कि 2 इयर्स का उनका यहाँ पे कन्विक्शन रेट कंप्लीट हुआ और आफ्टर 2 इयर्स वो जब रिलीज होकर आते तो 6 इयर्स तक मतलब 6 सालों तक वो मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए वहां पर मतलब क्या कर सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई रहेंगे। तो मतलब 2 ईयर जब तक उनको कन्विक्टेड है तब तक के लिए, और उसके बाद 6 सालों तक वो क्या रहेंगे, डिस्क्वालीफाई रहेंगे। ये हमारा क्या कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अंदर हमारा सेक्शन 8 क्लॉज 3 कहता है। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जी को यहाँ पे हमने देख लिया, यहाँ पे जो 2 ईयर का कन्विक्शन है आप किसी भी केस में ले सकते हैं। अभी तो ये डिफेमेशन केस चल रहा है या फिर कोई भी क्राइम किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर ने यहाँ पे किया हो, बट अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन बस यही है कि जो 2 ईयर्स का अगर वो कन्विक्टेड है तो वो इमीडिएटली क्या हो जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, अब इससे पहले अगर हम देखें तो हमारा एक लिली थॉमस केस आता है। लिली थॉमस केस में पहले क्या था कि 2013 से पहले 2013 से पहले हमारा एक सेक्शन और था इसी में, कौन सा सेक्शन था, सेक्शन 8 क्लॉज 4। ये क्या कहता था कि इसमें टाइम पीरियड दिया गया था कि मतलब कि जैसे कि आज इसको क्या किया है, कन्विक्शन रेट यहाँ पर आ गई कि मतलब यहाँ पे 2 इयर्स को आपको कन्विक्ट किया गया, बट यहाँ पर आपके पास 90 डेज का क्या रहता था, टाइम रहता था कि अगर 90 डेज के अंदर किसी भी मेंबर ने यहाँ पे क्या कर दिया कि अपील कर दी, कोर्ट में अपील कर दी, अपने ये जो केस चल रहा है उसके अगेंस्ट में अपील कर दी, तो यहाँ पर जो ये डिस्क्वालीफाई होता है वो यहाँ पे मतलब वो पर्सन डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाता है। अगर ये सेक्शन क्या ऐड करता था कि अगर किसी भी पर्सन को, कोई भी मेंबर है वो 2 इयर्स के लिए कन्विक्टेड हुआ है और 90 डेज के अंदर मतलब 3 मंथ्स के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, कोर्ट में अपील कर दी हो उस केस के अगेंस्ट में, तो उन्हें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा, ये सेक्शन था। बट ये पूरा केस कहाँ जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने ये कहा कि एक सेक्शन में आप ऐसा कह रहे हैं कि अगर 2 इयर्स का कन्विक्शन है तो इमीडिएटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और दूसरे सेक्शन में आप दूसरे क्लॉज में ये कह रहे हैं कि आप उसको 90 डेज, उसके पास, वो मेंबर के पास 90 डेज का टाइम है। तो उसके बाद 2013 के बाद से जब ये लिली थॉमस केस आया था तब से ये जो सेक्शन है इसको यहाँ पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और इसको यहाँ पे वॉलिड कर दिया, है ना, अनवैलिड कर दिया इस सेक्शन को। ओके, अब क्वेश्चन इसमें यहाँ पर ये उठ रहा है कि राहुल गांधी जी को यहाँ पे 2 ईयर का कन्विक्शन हो गया, तो क्या इनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको क्या इमीडिएटली अब डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब देखिए आगे क्या होता है, वी डोंट नो। यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि उनको 1 मंथ का क्या दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा फॉर द अपील। अगर वो 1 महीने के अंदर अपील करते हैं तो शायद वो डिस्क्वालीफाई ना हो एज अ मेंबर। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसी के चलते सिर्फ आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, इसके अंदर क्या है हमारा सेक्शन 8 क्लॉज 3। तो यहाँ पे आपको याद रखना कि 2 इयर्स का कन्विक्शन और उसकी जब वो रिलीज होते हैं आफ्टर 2 इयर्स तो उसके साथ 6 साल यहाँ पे और ऐड हो जाते हैं, 2 इयर्स प्लस 6 इयर्स इसमें ऐड हो जाते हैं। ओके, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा, देखिए एडिटोरियल सेक्शन में हम देखते हैं क्या है, द ओल्ड एंड न्यू
यहाँ पे हमने कल ही इस आर्टिकल को डिस्कस किया है, जो हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम है और न्यू पेंशन स्कीम है, इसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है। अगर आपने नहीं देखा तो आप कल का यहाँ पे जो हमने सेशन लिया था उसको यहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो एनपीएस, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, न्यू पेंशन स्कीम, उसके बारे में, उसके जो सारे फीचर्स है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। नेक्स्ट आर्टिकल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, बट एक बार हम इसको फिर से डिस्कस करते हैं। अ क्लाइमेट चेंज सर्वाइवल गाइड टू एक्ट ऑन। अब यहाँ पे आईपीसीसी की रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में इसको हम सिनर्जी 6 रिपोर्ट आई है, इसको सिंथेसिस रिपोर्ट भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें मेनली किस पर फोकस किया गया है? क्लाइमेट चेंज पर। क्या है, उन्होंने ये कहा कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें इमीडिएट एक्शन लेने की, रैपिड और इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि जो अर्थ का जो टेम्परेचर हो रहा है 1.1 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पहुँच चुका है। अगर हमने यहाँ पर क्लाइमेट चेंज में इमीडिएट एक्शंस नहीं लिए तो हमें यहाँ पर जो इरिवर्सिबल इवेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ओके, अब देखिए क्लाइमेट चेंज हमारे लिए क्या हो रहा है, बहुत ही बड़ा कंसर्न है। क्लाइमेट चेंज आप देखते हैं यहाँ पे कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके बारे में मेनली यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि हमारा जो अर्थ है, और अर्थ इज वार्मिंग, मतलब हमारी जो अर्थ है वो गर्म हो रही है। अब कैसे गर्म हो रही है, पहले हम ये फिनोमिना एक बार यहाँ पे देखते हैं। ये हमारा अर्थ है, ये एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर सन है, यहाँ से सन से क्या होती है, सनलाइट्स आती हैं, यहाँ पे बहुत सारी रेज आ रही हैं। ओके, अभी अर्थ में आती हैं, बट अर्थ में आती हैं उसके बाद क्या होता है, जैसे कि डे टाइम में ये सारी सनलाइट्स, मतलब जो भी यहाँ पे रेज हैं वो अर्थ में आती हैं, और जब रात होती है तो फिर ये क्या होती हैं, फिर से रिटर्न होती हैं। ओके, बट हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ पे एक लेयर होती है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस होती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो ये हीट होती है उसको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करके रखती हैं, ट्रैप कर लेती हैं। ये गैसेस, जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पे कार्बन हो गए, मीथेन हो गए, तो ये सारी जो गैसेस होती हैं वो क्या करती है, जो हीट आती है सनलाइट के थ्रू, यहाँ पे जो हीट आई है उसको यहाँ पे ट्रैप करती है, जिससे जो हमारा अर्थ है, अर्थ का एक जो नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, जितनी हीट हमको ज़रूरत है वो बना रहता है यहाँ पर। बट धीरे धीरे क्या हो रहा है, ये जो गैसेस हैं, हम यहाँ पे कार्बन और जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जो नंबर हो रहा है, हम क्या देख रहे हैं, उनका एमिशन ज़्यादा हो रहा है, और ये ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा हो रही, मतलब यहाँ पे जो हीट है वो ज़्यादा ट्रैप हो रही है, हीट ज़्यादा ट्रैप हो रही, इट मीन जो हमारा अर्थ है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर वार्म हो रहा। तो इसी के चलते यहाँ पे एक क्वेश्चन उठाया गया कि अर्थ जो है वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, वार्म हो रहा है। अर्थ का जो टेम्परेचर है, अब देखिए जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड यहाँ पे जो पहले कंसर्न था, जितनी भी यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं आज के टाइम पे, जब ये यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था, उन्होंने इंडस्ट्रीज यहाँ पे स्टैब्लिश करी और पूरा यहाँ पे भरपूर एमिशन किया, आप ऐसा कह सकते हैं, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिले, क्लाइमेट में यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले। पहले तो यहाँ पे क्लाइमेट को लेकर कोई भी कंसर्न नहीं था किसी भी कंट्रीज को, पर धीरे धीरे यहाँ पर जब चेंजेस आने लगे तो यहाँ पे उसको कंसर्न लाएगा। तो 1992 में हमने यहाँ पे क्या देखा, क्या हुआ, रियो अर्थ समिट हुआ, इसको रियो समिट भी कहते हैं, रियो अर्थ समिट भी कहते हैं, जहाँ पर किसका यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया, UNFCCC को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया। ये सारा क्या देखती है कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन है, उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, अब इसी के चलते यहाँ पे UNFCCC कि यहाँ पे क्या है सारी चीज़ें, मतलब कि अब फिर क्वेश्चन उठता है कि जो सारे इवेंट्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे, मेजर्स लेंगे ताकि हम यहाँ पे जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन उसको कम करेंगे। बट क्वेश्चन ये उठा कि ये जो इसका पूरी रिपोर्ट कौन बनाएगा, तो इसी के चलते यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए, और यहाँ पर फिर IPCC आया। ओके, अब यहाँ पे IPCC क्या है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। तो आपको इसको फुल फॉर्म याद रखना है, पहले IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ये यहाँ पे क्या करते हैं, हर साल एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, एक रिपोर्ट रिलीज करते हैं। वो रिपोर्ट ये बताती है कि जो कंट्रीज हैं वो क्या क्या मेजर्स ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में, मतलब क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट में जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस एमिशन है, इसके अगेंस्ट में क्या क्या मतलब कि काम कर रहे हैं। ओके, इसकी हर साल रिपोर्ट निकलती है। इस साल जो रिपोर्ट आई है, 6 रिपोर्ट है, इसको हम सिंथेसिस रिपोर्ट कहते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे यही फैक्ट रेडी होता है, सिंथेसिस रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट में मेनली उन्होंने ये फोकस किया है कि हमने इसमें टारगेट किया था, रियो अर्थ समिट में तो हमने टारगेट किया था कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बट हमने क्या देखा कि 2 डिग्री सेल्सियस भी बहुत ज़्यादा है, और जब ये IPCC बना तो उसमें हमने मेन टारगेट अपना रखा कि हमारा 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अर्थ का टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। हमें हमारा जो एमिशन है उसको यहाँ पे कंट्रोल करना होगा। अब ये जो रिपोर्ट आई इसमें ये बताया गया कि अर्थ का एट प्रेजेंट हम देखें तो अर्थ का टेम्परेचर कितना हो चुका है, 1.1 डिग्री सेल्सियस पहुँच चुका है। 2000 मतलब 21,000 आने तक
22nd सेंचुरी तक पहुंचने तक ये यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो हमारे अर्थ का टेम्परेचर होगा वो कितना 2.8 डिग्री सेल्सियस। देखिए यहाँ पे ये बताया गया कि इट इज एस्टिमेटेड टू बी एंड 2.8 डिग्री सेल्सियस 2.1 डिग्री टू 3.4 डिग्री रेंज ट्रेजेक्ट्री बाय 2100। तो मतलब 2100 आने तक हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2.8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है, इस रिपोर्ट में मेनली ये कहा जा रहा है कि जो कंट्रीज हैं वहाँ पे क्या एक्शंस ले रही हैं, क्या काम कर रही हैं, क्योंकि देखिए जो वहाँ अर्थ है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे क्या हो रहा है, उसका जो टेम्परेचर है वो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ना। हमने यहाँ पे टारगेट किया कि हमारा 1.5 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट हम यहाँ पे 1.1 ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए हम काम तो कर रहे, कंट्रीज यहाँ पर क्लाइमेट चेंज में जो ग्रीन हाउस एमिशन है उसके अगेंस्ट में काम तो कर रही हैं, बट कैसा काम कर रही है कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो उसमें कोई भी कमी हमें दिखाई देती हुई नजर नहीं आ रही। ओके, अब देखिए क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे क्या क्या कंसर्न है हमारे, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए कंसर्न्स की अगर हम बात करें, क्लाइमेट चेंज के यहाँ पे क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं। पहला इम्पैक्ट जो ओशन है, ओशन लेवल यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे जो वार्म हम वाटर देख रहे हैं, ओशन वार्म वाटर, उसका यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एरिया है वो यहाँ पे एक्सपेंड हो रहा है, वार्म वाटर यहाँ पे एक्सपेंड हो रहे हैं। वार्म वाटर एक्सपेंड हो रहे हैं तो यहाँ पे जो हमारी ओशनिक लाइफ है, मैराइन यहाँ पे लाइफ है, वो क्या हो रही है, पूरी डिस्ट्रॉय हो रही है। जब वाटर अगर यहाँ पे क्या होगा, हीट अप होगा, वार्म होगा, तो इससे क्या होगा, पूरा जो इम्पैक्ट होगा जो हमारी ओशनिक लाइफ है उस पर, जो हमारी मैराइन लाइफ है उस पर डिस्ट्रक्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जो कोस्टल एरिया है, यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। तो जो ग्लेशियर्स मेल्ट होकर उसका जो वाटर है वो कहाँ जाएगा, ओशन में जाएगा, और ओशन में जाएगा जिसके कारण जो ओशन लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। ओशन लेवल इंक्रीज होगा तो जो यहाँ पे हमारे कोस्टल एरियाज हैं, है ना, कोस्टल एरियाज वो क्या होते हमें नजर आ रहे हैं, सबमर्ज होते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, जो आइलैंड नेशंस हैं, जो आइलैंड नेशंस को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है वर्ल्ड में, वो क्या हो रहा है, यहाँ पे उनकी सिक्योरिटी का यहाँ पे थ्रेट आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो अगर ओशन वाटर लेवल यहाँ पे इंक्रीज होगा तो वो क्या होंगे, सबमर्ज होंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें, फोर्थ अगर हम बात करते हैं, तो जो वेदर कंडीशन है उसमें यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, चेंजेस देखने को मिल रहा है। जो रेन पैटर्न है हमारा, उसमें यहाँ पर हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। हर कभी बारिश हो रही है, रेन पैटर्न चेंज हो रहा है, इट मीन्स यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी आएगी। फूड इनसिक्योरिटी कैसे आएगी, जो हमारा क्रॉप है, एग्रीकल्चर है, उसमें यहाँ पे डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे वीट है, वीट के लिए एक आपको कम से कम हीट की ज़रूरत होती है ना, मतलब कि इसका एक टेम्परेचर डिसाइड होता है कि उसी टेम्परेचर में क्या होगा, जो वीट होता है वो ग्रो करता है। बट यहाँ पे हमें जो एडवर्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंजेस के कारण, जो रेन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है, यहाँ पर जो वीट की क्रॉप है उसमें यहाँ पे क्या होगा, नुकसान होगा। मतलब सिर्फ यहाँ पे वीट का एग्जाम्पल लिया गया है, आप अदर क्रॉप्स को भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो अगर हमारा जो रेन पैटर्न होगा, यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ल्ड में जो हमारा एग्रीकल्चर है, हाफ ऑफ द एग्रीकल्चर इज डिपेंड ऑन रेन, और अगर रेन पैटर्न ही चेंज होता है तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट किस पर आता है, हमारे एग्रीकल्चर पर आता है। इससे क्या होगा, हमारी फूड इनसिक्योरिटी बढ़ेगी। फूड इनसिक्योरिटी के साथ साथ अगर देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है, क्लाइमेट चेंजेस का जैसे रेन पैटर्न चेंज हुआ तो फ्लड जैसे जो केसेस हैं, है ना, फ्लड जैसे जो केसेस हैं वो सामने आएंगे, और इस तरीके के अगर केसेस आएंगे तो जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन में हमें क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज देखने को मिलेगा। हमने देखा है, अगर आप हिस्ट्री भी उठाकर देखते हैं तो ये जो क्लाइमेट चेंज के कारण यहाँ पे जो फ्लड जैसी, अर्थक्वेक जैसी सिचुएशन आती है तो लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं उस एरिया से। और जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, हमने कुछ दिनों पहले यहाँ पे एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि इस साल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया में बहुत ज़्यादा हीट वेव्स आएंगी। हीट वेव्स के कारण भी क्या होता है, जो हमारी क्रॉप्स होती हैं उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। इवन जो हमारी हेल्थ है, हेल्थ बहुत बड़ा इशू आता है। हीट वेव्स के कारण जो हमारा टाइम पीरियड होता है, वर्किंग टाइम है, वो खत्म होता है। हीट वेव्स के कारण हमने यहाँ पे देखा कि कितने सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हो चुकी हैं। ओके, तो ये हमने सारे देख लिए क्या कंसर्न्स की क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहे हैं, ये सारे हमारे इम्पैक्ट हैं, हमें फेस करने पड़ सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो सारी कंट्रीज कुछ ना कुछ यहाँ पे कदम उठा रही हैं क्लाइमेट चेंज से, जो ये ग्लोबल वार्मिंग है उससे डील करने के लिए। सॉल्यूशन में हम बात कर लेते हैं क्या क्या हो सकता है, कि हमें क्या करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना होगा। अब इसी आर्टिकल में देखिए बताया गया है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का हमें यूज़ करना है। उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो एक्सेस है, सोलार एनर्जी, इसका हमें जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको लेकर आना होगा। न्यू डिज़ाइंस यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल करवाने होंगे, सोलार एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, यहाँ पे विंड एनर्जी का हमें यूज़ करना होगा, हाइड्रो पावर प्लांट्स का हमें यूज़ करना होगा। हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड हाइड्रोजन
ग्रीन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, ग्रीन हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या डिफरेंट जो हमारे डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको यहाँ पे अपनाया जा रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किसकी बात करी, मिलेट्स की। मिलेट्स को हम यहाँ पे क्यों इतना ज़्यादा फोर्स कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए न्यूट्रिशियस भी हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वो हर एक मतलब कि जो क्लाइमेट पैटर्न होता है एरिड रीजन में भी वो क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट क्रॉप पैटर्न को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं जो हमारे एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस होते हैं हम उनका यूज़ कर सकते हैं। हम फॉरेस्ट कवरेज एरिया जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। अभी फॉरेस्ट कवरेज एरिया से रिलेटेड यहाँ पे नीचे एक आर्टिकल और है जिसमें हमने कैंपा के बारे में डिस्कस किया। व्हाट इज कैंपा, उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन की बात कर ली। तो इसमें देखिए जो हमारी रिपोर्ट आई उसमें यही कहा है कि IPCC AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट इज अ लैंडमार्क रिपोर्ट बिकॉज इट ऑफर्स अ ब्लूप्रिंट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट while presenting a sobering account of present and future damages to ecosystem and the most vulnerable amongst us. It is now up to governments and people to world to act. अब यहाँ पे इस रिपोर्ट ने एक बहुत ही अच्छी इस टाइप ये जो रिपोर्ट है इसको बहुत ही लैंडमार्क रिपोर्ट कहा गया क्योंकि इसने एक क्या दिया, एक ब्लूप्रिंट दिया कि आप किस तरीके से यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में और प्रेजेंट में ही क्या देखने को मिल रहा है। आप किसके डैमेजेस, जो ग्लोबल वार्मिंग है, अगर हमने एमिशन कम अभी भी नहीं किया तो इसकी एडवर्स इफेक्ट मतलब कि हमें इरिवर्सिबल इफेक्ट देखने को मिलेंगे जिसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ओके, अब ये गवर्नमेंट्स के ऊपर है, लोगों के ऊपर है और दुनिया के ऊपर है कि किस तरीके से उस पर वो एक्ट करते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल पूरा क्लियर होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और आर्टिकल है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि वाई इंडियाज कैंपा एट ऑड्स विद न्यू IPCC रिपोर्ट। यहाँ पर कैंपा के बारे में डिस्कस किया कि जो कैंपा है इंडिया में वो जो IPCC की रिपोर्ट है उससे ऑड क्यों, मतलब थोड़ा अलग क्यों है। देखो, इंडिया हैज़ कमिटेड टू एडिंग एन एडिशनल कम्युलेटिव कार्बन सिंक ऑफ 2.5 to 3 GT/CO2e through additional forest and tree covers by 2030 as part of its climate commitment to UN। अब यहाँ पे हमने भी कुछ कमिटमेंट्स करके रखे हैं, क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसके लिए हमने कुछ कमिटमेंट करके रखे हैं। तो इंडिया में यहाँ पे क्या ऐड किया गया है, ये जो कैंपा एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने क्या किया, कार्बन सिंक की हमने बात की। कार्बन सिंक मतलब व्हाट इज कार्बन सिंक, आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि व्हाट इज कार्बन सिंक। देखिए कार्बन सिंक क्या होता है कि हमें क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फॉरेस्टेशन करना है। अब फॉरेस्टेशन करेंगे तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स एक तरीके से कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा ट्री कवर एरिया है उसको यहाँ पे इंक्रीज करने की बात की गई है। कैंपा हैज कम अंडर फायर फॉर फैसिलिटिंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इन एक्सचेंज फॉर फॉरेस्ट टू बी सेट अप इन अ फार वे प्लेसेस। The IPCC report also found that the sole option with more mitigating potential than reducing conversion of natural ecosystem was solar power। ओके, अब इसमें देखिए जो IPCC की रिपोर्ट है हमने इसमें देखा कि सोलर पावर, विंड पावर, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ पे कन्वर्जन को यहाँ पे क्या क्या रिड्यूस करने की बात करी कि नेचुरल इकोसिस्टम में हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं। अब ये IPCC की रिपोर्ट और कैंपा एक दूसरे से यहाँ पे थोड़ा क्या कर रहे हैं, ऑड हो रहे हैं। ऑड किस सेंस में हो रहे हैं, कैंपा रिपोर्ट में अगर हम देखें कैंपा क्या होता है, इसमें कि फाइन दिया जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फॉरेस्ट एरिया है, ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे कोई कंपनी है, उनको यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करनी है या फिर डैम बनाना है या फिर कोई माइनिंग करनी है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो फॉरेस्ट एरिया है उसको नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए क्या किया, यूज़ किया। अब यहाँ पे जिस भी कंपनी ने फॉर एग्जांपल जो XYZ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उन्होंने क्या किया, इस फॉरेस्ट एरिया को यूज़ किया, फिर उनके ऊपर ये क्या हो जाता है, बाइंडिंग हो जाता है कि जितना उन्होंने यहाँ पे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन किया है, जो भी फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया है उतने ही वो क्या करें, जो प्लांट्स हैं और जो ट्रीज़ है वो एफॉरेस्टेशन करेंगे किसी और एरिया में। मतलब जितना उन्होंने डिस्ट्रक्शन किया है वो किसी और एरिया में उतना ही एफॉरेस्टेशन करेंगे, उसके लिए यहाँ पे पूरा फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। ओके, तो ये हमारा कैंप एक्ट है। और IPCC की रिपोर्ट क्या कहती है कि आपको यहाँ पर जो नेचुरल इकोसिस्टम है उसको यहाँ पर उसका जो कन्वर्जन, अब यहाँ पर एक तरीके से आप क्या कर रहे हैं, इस प्लेस को चेंज करके यहाँ पर एफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बट IPCC की रिपोर्ट ये कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना है। इसलिए हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि IPCC रिपोर्ट और कैंपा, इंडिया की जो कैंपा है वो एक दूसरे से क्या करें, थोड़ी यहाँ पे ऑड है। ओके, तो इसमें देखिए कैंपा क्या है, द कैंपा हैज कम अंडर फायर फॉर फैसिलिटिंग टू डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम इन एक्सचेंज फॉर फॉरेस्ट टू बी सेट अप इन अ फार वे प्लेसेस। यहाँ पे आपको क्या करना होगा,
जो अगर आप किसी भी फॉरेस्ट एरिया का नॉन पर्पस मतलब कि नॉन फॉरेस्ट एरिया पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो आपको किसी दूसरे प्लेस पर क्या करना होगा, फॉरेस्ट एरिया मतलब कि अफॉरेस्टेशन करना होगा। अब देखिए कैंपा के बारे में यहाँ पे रीड कर लेते हैं। व्हाट इज कैंपा? ये 2004 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड द कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना, कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी टू ओवरसी एंड मैनेज द कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड एज डायरेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे CAF है हमारा, कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड है, जिसको मैनेज करने के लिए यहाँ पे कैंपा आया था। ओके, कैंपा एक्ट और Fund Act in Indian legislature that seeks to provide an appropriate institutional mechanism both at the center and in each state and union territories. Okay, यहाँ पे objectives की बात करते हैं, कैंपा के क्या क्या objectives हैं। तो the funds are meant to promote afforestation and regeneration activities as way of compensating for forest land diverted to non-forest use. अगर आपने किसी भी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट किया है नॉन फॉरेस्ट यूज के लिए, तो उसके लिए आपको कंपनसेशन प्रोवाइड करना होगा। और कंपनसेशन के लिए मतलब कि क्या क्या आपने यहाँ पे कितना फंड प्रोवाइड किया है, कितनी यहाँ पे रीजनरेटिव एक्टिविटीज करी हैं, तो ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। ये सारा कौन देखता है? हमारा कैंपा देखता है। यहाँ पर नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिल भी है, हैज एस्टैब्लिश विथ फॉलोइंग मैंडेट ले डाउन ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर स्टेट कैंपा। यहाँ पे स्टेट कैंपा के लिए यहाँ पे क्या है, कैंपा एडवाइजरी काउंसिल भी और क्या गए, फैसिलिटेट साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड अदर असिस्टेंट दैट मे be required by state campa. Okay, make recommendation for state campa based on review of their plans and programs. ये क्या करते हैं, जो हमारी कैंपा एडवाइजरी काउंसिल है, नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिल, ये स्टेट कैंपा को यहाँ पे रिकमेंडेशन प्रोवाइड करती है, प्लान्स और प्रोग्राम को यहाँ पे क्या करती है, रिव्यू करती है। ओके, यहाँ पर हम कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन CAF के बारे में देख लेते हैं। CAF क्या है? ये सेंटर के द्वारा इसको पास किया गया था 2016 में, और इसको नोटिफाई किया गया कब? 2018 में। ओके, तो इस एक्ट को अगर हम देखें तो मेनली क्या करते हैं, फंड कलेक्ट करते हैं, जो भी यहाँ पे कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन है, विच टिल देन वाज मैनेज बाय HO हॉक कंपनसेंट्री अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग कैंपा अथॉरिटी। ओके, एज पर रूल 90% ऑफ द CAF मनी इज टू बी गिवन टू द स्टेट वाइल 10% टू बी रिटेन्ड बाय द सेंटर। अब इस रूल के अकॉर्डिंग ये हो गया है कि जो भी यहाँ पे कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें से 90% किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, और 10% यहाँ पर सेंटर के पास जाएगा। ओके, और यहाँ पे फंड्स कैन बी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया, और ये जो फंड होगा उसका यूज किस में जाएगा? कैचमेंट एरिया में, असिस्टेंट नेचुरल जनरेशन, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट, रीलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम प्रोटेक्टेड एरियाज, मैनेजिंग ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट्स, ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस जनरेशन, सप्लाई ऑफ वुड सेविंग्स डिवाइस एंड अलाइड एक्टिविटीज। तो इन सारी चीजों में क्या किया जाएगा, जो हमारा फंड होगा उसको यूटिलाइज किया जाएगा। ओके, IPCC के बारे में हम देख लेते हैं। व्हाट इज IPCC? तो ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज है। ये इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका जॉब क्या है? इज टू एडवांस साइंटिफिक नॉलेज अबाउट क्लाइमेट चेंज कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, है ना। तो यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसका साइंटिफिक नॉलेज यहाँ पे पूरा प्रोवाइड करना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड द यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम एस्टैब्लिश IPCC इन 1988। 1988 में क्या किया गया था? IPCC को यहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड, होस्टेड बाय WMO। इट हैज 195 मेंबर स्टेट हु गवर्न्स द IPCC। इसमें 195 मेंबर्स हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ पे IPCC और कैंपस से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे, इज इंडियाज इन द ग्रिप ऑफ स्ट्रे डॉग क्राइसिस। हमने स्ट्रे डॉग क्राइसिस मतलब ये जो आर्टिकल था उसको पहले एक बार डिस्कस कर चुका है, फिर से ये आर्टिकल यहाँ पे रिपीट हो रहा है। इसमें क्या है मेनली, देखिए हम यहाँ पे स्ट्रे डॉग की बात करते हैं कि इंडिया में क्या हो रहा है, जो केसेस हो रहे हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ये, इनके जो केसेस हो रहे हैं कि जो ये बच्चों पर वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं। इसके कारण हमें बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे डेथ्स भी दिखाई दी। ओके, अब इंडिया में क्या है, ये डिमांड आती है कि जब इस तरीके की जो केसेस हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, इनका जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है ना। तो हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें क्या एक्शन लेने की ज़रूरत है कि जो ये केसेस हो रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स के और ये बच्चों पर जो ये अटैक के यहाँ पे केसेस आ रहे हैं स्ट्रीट डॉग्स के कारण, तो इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम US की बात करते हैं तो US में क्या होता है, US में यहाँ पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। The US has a zero tolerance policy for street dogs and up to 3 million dogs and cats are euthanized every year। यहाँ पे जो US में क्या है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, तो वहाँ पर हर साल जो 3 मिलियन से ज़्यादा भी जो डॉग्स और कैट्स हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको मार दिया जाता है। ओके,
ओके। बट इंडिया में बात करें तो इंडिया में क्या आ जाता है, इंडिया में हमारा जो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट के थ्रू हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो एनिमल्स के राइट हैं वो सामने आ जाते हैं। ओके, तो इसी के चलते हम इंडिया में ऐसा नहीं कर सकते। बट हम क्या मेजर्स ले सकते हैं कि जो ये केसेस हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स के जो केसेस हैं वो हमें कम होते नजर आए। अब देखिए इंडिया में क्या है, एनिमल क्रुएलिटी एक्ट 1960s में ये एक्ट आया था। ओके, इस एक्ट में ही क्या है हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल की भी बात की गई। ये एनिमल बर्थ कंट्रोल ये 2001 में आया था, एनिमल बर्थ कंट्रोल। इसमें ये था कि जो एनिमल्स का जो बर्थ कंट्रोल हमें इसको क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। अगर हम डॉग्स की बात करते हैं तो इसी एक्ट में ये बताया गया जो डॉग्स हैं वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब कि उनके लिए यहाँ पे शेड होना चाहिए, वो डोमेस्टिक एनिमल है, मतलब घर में रहना चाहिए। बट हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो घर के बाहर रह रहे हैं, है ना, घर के बाहर रह रहे हैं। देखिए तो इसमें यही कहा है कि द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएलिटी ऑफ एनिमल एक्ट PCA Act, which is the principal act for the protection of animal, recognizes that dogs are domestic animal, suffer on the streets due to homelessness, and also impact human beings, and they should therefore be sheltered, rehomed, removed और euthanized। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो डॉग्स हैं वो क्या है, डोमेस्टिक एनिमल है, बट वो क्या हो चुके हैं, होमलेस हो चुके हैं। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करने की जरूरत है, उन्हें रीहोम या फिर रिमूव या फिर उनको शेल्टर प्रोवाइड करने की जरूरत है। ओके, अब यहाँ पे लेकिन इतने सारे डॉग हो गए, अब सबको तो घर पे नहीं रख सकते हैं, है ना। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि जो केसेस है हम उसको किस तरीके से यहाँ पे कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आजकल हम देखते हैं क्या कि बहुत सारे लोग जो होते हैं, जो ये स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, उनको फीड करते हैं, है ना, फीड करते हैं। और हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे बहुत सारे ऐसे जो डॉग्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ यहाँ पे जो डॉग्स हैं उनको यहाँ पे वैक्सीनेटेड भी नहीं है, है ना। तो हमें मेन ये करना होगा कि हम किस तरीके से जो डॉग्स हैं उनका यहाँ पर जो बर्थ है उसको कंट्रोल करें। यहाँ पे हमें गवर्नमेंट को साथ में आना होगा, गवर्नमेंट और जो पीपल है उनको एक साथ आना होगा, तभी हम ये जो केसेस है उसको यहाँ पर रोक सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो लोग यहाँ पे फीड करते हैं तो उनको थोड़ा आइडिया होता है कि जो डॉग है वो सामने वाला जो डॉग है, सामने का जो उनको डॉग दिख रहा है उसके क्या एक्शंस हैं, वो वॉलेटिव तो नहीं हो रहा, वॉलेंस मतलब कि क्रिएट करने के लिए, मतलब समझ में आ जाता है ना कि कौन सा डॉग यहाँ पे एग्रेसिव हो रहा है या फिर वो उसका जो एक्शन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहा है। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो क्या कर सकता है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, है ना, उनको यहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो चेक करती है उसको यहाँ पे इन्फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो सकती है, जो हमारे केसेस हैं वो यहाँ पे हमें स्टॉप होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो कि इसमें मेनली यही कहा जाए कि हमें क्या करना होगा, गवर्नमेंट को और जो पीपल उनको एक साथ आना होगा। और जो ये केसेस हैं, अब एनिमल क्रुएलिटी एक्ट 1960 है, यहाँ पे एनिमल बर्थ कंट्रोल की भी बात की गई, और इसी के चलते यहाँ पे इसको ये जो एनिमल बर्थ कंट्रोल है 2001 में ये आया था, इसको यहाँ पे रिवाइज करने की बात की गई है। 2023 में इसको रिवाइज करने की बात की गई कि किस तरीके से जो एनिमल्स है इनके हम बर्थ में कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ बर्डन ऑफ फैमिली कोर्ट। यहाँ पर क्या है, बॉम्बे कोर्ट की बात करी, जो बॉम्बे यहाँ पे फॉरेन बॉम्बे फैमिली कोर्ट है। ये फैमिली कोर्ट का मेन अगर हम देखें तो क्या क्या है, 7 जजेस इन ओनली फैमिली कोर्ट इन मुंबई ट्राई टू कोप अप विद केसेस ऑफ डाइवोर्स, मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी एंड एलिमनी। यहाँ पे जो 7 जजेस की यहाँ पे सिंगल ओनली फैमिली कोर्ट है, कहाँ, मुंबई में। वहाँ पे एक कोर्ट है, वहाँ पे 7 जजेस हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है, जो केसेस हैं जैसे कि डाइवोर्स के, मेंटेनेंस के, चाइल्ड कस्टडी के, एलमनी के, ये केसेस कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। एक दिन में उन्हें कम से कम 50 से ज़्यादा जो पिटीशन है इस तरीके की जो फाइल यहाँ पे देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ये जो फैमिली कोर्ट्स है उनको क्यों स्टैब्लिश किया गया था, ताकि जो फैमिली की जो इश्यूज हैं, ये जो केसेस है, इनका जल्द से जल्द क्या हो सके, डिस्पोजल हो सके। बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो हमें क्या देखते हुए नजर आ रहे हैं, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो फैमिली कोर्ट के ऊपर भी क्या हो चुका है, बर्डन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब देखिए इसमें यही कहा जा रहा है कि जो एप्लीकेशंस हैं, एज यू कैन इमेजिन इट रिसीव अ लॉट ऑफ डाइवर्स एप्लीकेशंस। द मोस्ट कॉमन ग्राउंड फॉर डाइवोर्स आर डोमेस्टिक वायलेंस, एडल्ट्री एंड डाउरी। यहाँ पे जो डाइवोर्स के केसेस आ रहे हैं वो किससे रिलेटेड है, डोमेस्टिक वायलेंस, एडल्ट्री एंड डाउरी से रिलेटेड। समटाइम shifting through these depressing case, one can also find more absurd factor of end marriages। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक वायलेंस, एडल्ट्री और डाउरी, ये तो हमने बेसिक ग्राउंड्स देख लिए कि जिस बेसिस पे यहाँ पे डाइवोर्स होते हैं। इससे अदर रिलेटेड जो यहाँ पे ग्राउंड्स हैं कौन कौन से, कि यहाँ पे स्पेंड
थ्रिफ्ट कि मतलब जो एक्स यहाँ पे हस्बैंड है और यहाँ पर वाइफ है, तो यहाँ पे जो वाइफ है वो बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है, पैसे बहुत ज़्यादा खर्च करती है। इसमें एक केस आया था ऐसा कि वाइफ ने यहाँ पे 1 साल में 6 लाख रुपए क्या कर दिए, एक्सपेंड कर दिए किसमें, अपना वेट लॉस करने में। बट यहाँ पे वेट भी लॉस नहीं हुआ उसका, और उसने 6,000 रुपये भी, मतलब कि स्पेंड थ्रिफ्ट का यहाँ पे केस आया। इस तरीके का केस है, इसलिए मैं क्या चाहता हूँ, अपनी वाइफ से यहाँ पे डाइवोर्स चाहता हूँ। तो इस तरीके के जो केसेस हैं, और फैमिली कोर्ट पे ये देखने को जो बर्डन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नजर आ रहा। इसी के चलते देखिए जो बॉम्बे हाई कोर्ट है यहाँ पर उन्होंने क्या इनोग्रेट किया, लैक्टेशन रूम भी यहाँ पे जो बांद्रा फैमिली कोर्ट है वहाँ पे लैक्टेशन रूम की यहाँ पे क्या किया, इनोग्रेट किया। लैक्टेशन रूम मतलब कि यहाँ पे कुछ जो वाइफ्स होती हैं उनके यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो इन्फेंट के साथ में आते हैं, तो वहाँ पे कोर्ट में यहाँ पे ऐसा प्रोविजन नहीं कि आप वहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके, इसलिए यहाँ पे लैक्टेशन रूम लाया गया कि जो बच्चे यहाँ पे, जो वुमेन यहाँ पे अपने इन्फेंट्स के साथ आती हैं तो वो क्या कर सकती हैं, उनकी जो ब्रेस्ट फीडिंग होती है वो बच्चों को उस रूम में करवा सकती हैं। ओके, अब बट यहाँ पे देखिए जो लोग हैं उनको ये बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ रहा है, सफ़र करना पड़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि हमें जो फैमिली कोर्ट्स हैं और ज़्यादा यहाँ पे स्टैब्लिश करने होंगे, ताकि जो बर्डन है एक ही कोर्ट के ऊपर ये जो पूरा बर्डन आ चुका है उसको हमें कम करने की ज़रूरत है। ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस कर लिया कैंपा और आईपीसीसी के बारे में। नेक्स्ट हमारा एमिड रस्कस लोकसभा पासेस यूनियन बजट विदाउट डिस्कशन। यहाँ पे हमारा यूनियन बजट जो बजट सेशन आया था, फाइनेंस हमारा बिल था, उसमें विदाउट डिबेट एंड डिस्कशन उसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। अब ऐसा क्यों है, देखिए कोई भी यहाँ पे बिल आता है, चाहे वो फाइनेंस बिल हो या कैसा भी बिल हो, हम यहाँ पे फाइनेंस बिल की अभी बात कर रहे हैं। जो हमारा बजट सेशन है उसको यहाँ पे अभी विदाउट डिस्कशन यहाँ पे क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो, फाइनेंस बिल आता है, इसमें क्या होता है, फाइनेंस बिल आता है, सारी चीज़ें यहाँ पे जो प्रोविजंस होते हैं पूरा यहाँ पे हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो पूरा रीड करके पूरा सबको बताते हैं। ओके, पार्लियामेंट में फिर उसमें क्या होता है, हर एक टॉपिक्स में यहाँ पे डिबेट एंड डिस्कशन होता है कि ये कैसा है, मतलब कि जो भी यहाँ पे सारी चीज़ें होती है उस पर डिबेट एंड डिस्कशन होता है। बट इस साल क्या हुआ, जो पार्लियामेंट में अगर हम देखें जो अपोजिशन पार्टी है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिमांड कर रही है किससे, कि जो ये अदानी वाला भी केस आया है वहाँ पे डिमांड करें कि आप यहाँ पर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए। उसी के चलते यहाँ पे पूरा डिस्कशन चल रहा है कंटिन्यू। इसी के चलते जो अपोजिशन पार्टी है वो यहाँ पे क्या कर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है पार्लियामेंट में। ओके, और जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी यहाँ पे क्या कर रही है, जो ये राहुल गांधी जी का पूरा केस चल रहा है उस पर यहाँ पे फंसी हुई। तो इसी के चलते ये जो फाइनेंस बिल्स है इसमें यहाँ पे कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हुआ। और कल इसमें जो स्पीकर है उन्होंने यहाँ पे गिलोटिन क्या होता है, मतलब कि कुछ टॉपिक्स क्या होता है, क्योंकि जो फाइनेंस बिल होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो हर एक चीज़ पर यहाँ पे क्या होता है, डिबेट और डिस्कशन नहीं हो पाता है कि ये चीज़ किससे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे फिर उन सारी प्रोविजंस को क्या किया जाता है, एक साथ लाकर और उनको एक साथ पास कर दिया जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ है कि द बजट एनविसाज एन एक्सपेंडिचर ऑफ 45 लाख करोड़ फॉर द फिजिकल year starting April 1, the House is likely to take up Finance Bill 2023 today। अब यहाँ पे गिलोटिन क्या है इसके बारे में हम देख लेते हैं। ओके, तो देखिए गिलोटिन क्या है, इन लेजिस्लेट पेरेंट्स गिलोटिन मीन्स टू पुट टुगेदर एंड फास्ट ट्रैक पैसेज ऑफ फाइनेंस बिजनेस। यहाँ पे जितना भी फाइनेंस बिजनेस है उसको एक साथ क्या, जितने भी प्रोविजंस होते हैं उनको एक साथ लाया जाता है, उसको पास कर दिया जाता है। आफ्टर द बजट इज प्रेजेंटेड पार्लियामेंट गोज इनटू रेसेस फॉर 3 वीक्स। जब बजट यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके बाद क्या होता है कि जो पार्लियामेंट है वो 3 वीक्स के लिए, 3 वीक्स के लिए क्या जाती है, रेसेस पे जाती है। तो उसी बीच में यहाँ पे जो जितनी भी हाउस स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, एग्जामिन करती है डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑन वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड प्रिपेयर रिपोर्ट्स। तो जितनी भी यहाँ पे स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं उनका जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होता है उस पर रिपोर्ट बनाती हैं कि किस कमेटी को यहाँ पे बजट एलोकेट किया गया वो अप्रोप्रिएट है या नहीं है। उनको लास्ट ईयर जितना बजट एलोकेट किया गया था, उन्होंने जो पूरा बजट है उसको, जो फंड है उसको यूटिलाइज किया कि नहीं किया, कैसे यूटिलाइज किया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी होती हैं उनके पास जाता है, वो एग्जामिन करती हैं और उसकी रिपोर्ट प्रिपेयर करके यहाँ पर सामने लाती हैं। आफ्टर पार्लियामेंट रिसेंबल द बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ड्रॉज अ स्केड्यूल फॉर डिस्कशन ऑन डिमांड फॉर ग्रांट्स। जब यहाँ पे बजट रिसेंबल होता है, सॉरी पार्लियामेंट यहाँ पे रिसेंबल होता है, तो उसके बाद ये जो कमिटीज़ होती हैं रिपोर्ट सामने रखती हैं और जो भी यहाँ पे डिमांड्स और ग्रांट्स होती हैं, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स, उस पर डिस्कशन होता है। ओके, बट यहाँ पे क्या हुआ, हम देखते हैं गिवन द लिमिटेड टाइम हाउस कैन नॉट टेक अप एक्सपेंडिचर डिमांड ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज। बट टाइम हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होता कि जितनी भी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनकी जो सारी डिमांड्स और जो एक्सपेंडिचर है उस पर हम यहाँ पे डिस्कशन कर पाएँ। इसी के चलते यहाँ पे जो BAC होता है वो सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करता है और जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज होती हैं उन
उसकी जो यहाँ पे कंसर्न्स होते हैं, जो डिमांड्स होते हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स, उसको सामने रखती है। जैसे कि हम देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो इसमें ये जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं, इन पर जितना यहाँ पे फंड, यहाँ पे उनका जो डिमांड ऑफ ग्रांट्स होता है उसको यहाँ पे क्या किया जाता है, उस पर डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद जो बाकी बची होती है उसको डायरेक्टली क्या किया जाता है, जो एक साथ जो सारे प्रोविजंस होते हैं उसको पास कर दिए जाते हैं। तो जो हम एक साथ ये सारे जो प्रोविजंस होते हैं उसको पास करते हैं उसको हम गिलोटिन कहते हैं। वंस द हाउस इज डन दीज डिबेट्स द स्पीकर अप्लाइज द गिलोटिन। ओके, अब इसमें देखिए क्या हुआ है कि इस साल भी यही हुआ है। किसी भी चीज़ पर यहाँ पे मतलब जो फाइनेंस बिल है उस पर जो डिबेट और डिस्कशन होना चाहिए वो यहाँ पर नहीं हुआ। उसको गिलोटिन के तरीके से मतलब क्या कर दिया गया, जो पूरा फाइनेंस बिल है हमारा उसको यहाँ पर पास कर दिया गया। ओके, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि व्हाट इज गिलोटिन प्रोविजन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल है वन कन्विक्शन फॉर अनसेफ सीवर वर्कर्स सो फॉर गवर्नमेंट टेल्स पैनल। अब यहाँ पे देखिए जो सीवेज है, हम यहाँ पे 1993 से ही क्या हो चुका है, 1993 से अब तक 1035 यहाँ पे डेथ्स हो चुकी हैं। किस लिए, ये जो सीवेज है, जो सीवेज वर्कर्स होते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण यहाँ पर 1035 मतलब कि 1035 डेथ्स हो चुके हैं 1993 से। ओके, अब यहाँ पर जो हम देखें 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया था। स्टिल हमने यहाँ पे इसके लिए हम एक्ट भी लेकर आए थे, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट, मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोहिबिशन एक्ट, जिसमें कि वन कन्विक्शन हैज बीन सिक्योर्ड सो फार हैज गवर्नमेंट सेड। अब इसी के चलते यहाँ पे हम यहाँ पे बिल तो लेकर आ गए, हमने यहाँ पे एक्ट भी लाया, बट ये कितना कारगर है, इसके यहाँ जो प्रोविजन है ये कितने ज़्यादा यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है वो यहाँ पे सामने आ रहा है। हम कंटिन्यूसली क्या देख रहे हैं कि कुछ लोग यहाँ पे फोर्सफुली क्या करवाते हैं, मैनुअल स्कैवेंजिंग करवाते हैं। देखिए इसमें क्या है, द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मेड दीज सबमिशंस बिफोर द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी ऑन सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट विच इज अ रिपोर्ट टेबल्ड बोथ हाउस ऑन Thursday said that the implementation of the manual scavenging act must be done strictly and that irredent contractor should be immediately held and convicted। तो उसमें यही कहा जा रहा है कि जो लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इस तरीके की मैनुअल स्कैवेंजिंग ये करवा रहे हैं तो उन पर क्या करना चाहिए, उन पर स्ट्रिक्टली हमें इमीडिएट एक्शन लेने की और उनको कन्विक्ट करने की जरूरत है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको बैन तो कर दिया बट स्टिल हमें क्या देखने को मिल रहे हैं, इसके जो केसेस है वो सामने हमें नजर आ रहे हैं। ओके, अब देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। अब तक यहाँ पर हमारे सामने सेंटर सीज इट इज मॉनिटरिंग 616 such cases. Data shows 1035 deaths from the hazardous sewer cleaning since 1993. ओके, अब देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग की अगर हम बात करें, मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है तो उसमें क्या किया जाता है, जो पर्सन होता है उसको डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आता है। पहला तो कंसर्न ये हो गया। दूसरा, इसको यहाँ पे कास्ट बेस्ड वर्क बना लिया गया है ना, कि कोई ये पर्टिकुलर कास्ट का है तो वो सिर्फ क्या कर सकता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग ही कर सकता है। उनकी जो कास्ट है दर पीढ़ी दर से वो क्या करते आ रहे हैं, सिर्फ यही काम करते आ रहे हैं, तो इन फ्यूचर वो भी क्या करेंगे, यही काम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये क्या बन चुका है, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक कास्ट बेस्ड वर्क यहाँ पर बन चुका है। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे क्या बात की जाती है, अगर जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं उनको कोई भी इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता, मतलब वो ना तो उनको कोई आप कह सकते हैं कि ना हैंड ग्लव्स दिए जाते हैं, कोई फेस मास्क, यहाँ पे कोई भी मतलब इक्विपमेंट प्रोवाइड नहीं किया जाता। उनको डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है कि जो सेप्टिक टैंक्स वगैरह होते हैं उसमें डायरेक्टली उनको उतार दिया जाता है, उसको क्लीन करने के लिए कहा जाता है। ओके, इसी के चलते यहाँ पे 2013 में यहाँ पर हमारा मैनुअल स्कैवेंजिंग प्रोविजन एक्ट आया, जिसमें मैनुअल स्कैवेंजिंग को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बैन कर दिया। स्टिल हमें यहाँ पर क्या देखने को नजर आ रहा है, इसके जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। तो मतलब इसका हमें ये जो एक्ट है उसको यहाँ पे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। ओके, अब इसमें नेक्स्ट बात की गई कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन उठता कि लोग जो हैं बहुत दिनों से मतलब कि सालों से जनरेशन टू जनरेशन यही काम करते आ रहे हैं, तो उनका क्वेश्चन ये आता है कि हम फिर आगे क्या काम करें। तो इसके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट रीहैब प्रोग्राम भी लेकर आई। ओके, जिसमें यहाँ पे उन्हें कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। कंपनसेशन इन द सेंस कि आप कह सकते हैं कि अब तक जितनी यहाँ पे डेथ हो चुकी है तो उनको जो डेथ जिन पर्सन की यहाँ पे डेथ है उन्हें यहाँ पे 10 लाख रुपीज़ क्या किया जाएगा, एज अ कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर यहाँ पे कोई मैनुअल स्कैवेंजिंग करता है, यहाँ पे इक्विपमेंट प्रोवाइड किए जाए, यहाँ पे उन्हें न्यू स्किल्स प्रोवाइड की जाए ताकि वो ये वर्क छोड़कर कुछ आगे यहाँ पर नए काम करें। 2022 में यहाँ पर हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ने नमस्ते स्कीम यहाँ पे क्या की, अनाउंस की। क्या है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसमें यहाँ पे प्रपोज किया कितना,
150 करोड़ रुपीस स्पेंड करेगी गवर्नमेंट, ताकि यहाँ पे मतलब कि ये जो मैन्युअल स्कैवेंजर्स हैं, प्रपोज next 3 years the panel urged to government to set up a lifeline for the enumerating workers। अब यहाँ पे नमस्ते स्कीम और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैनुअल स्कैवेंजिंग एक्ट प्रोविजन एक्ट। ओके, तो यहाँ पे हम इसके बारे में देखते हैं कि ये क्या है। मैनुअल स्कैवेंजिंग is defined as the removal of human excrement from public streets and dry latrines, cleaning septic tanks, gutter and sewers। तो मैनुअल स्कैवेंजिंग क्या होती है, हमने देख लिया कि जो ह्यूमन वेस्ट होता है उसको डायरेक्टली क्या करना, जो पर्सन होता है वो यहाँ पर उसको रिमूव करता है। India banned the practice under the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act 2013 में ये एक्ट आया। The act banned the use of any individual manually cleaning, carrying, disposal of और अदरवाइज हैंडलिंग इन एनी मैनर ह्यूमन एक्सक्रीटर टिल इट्स डिस्पोजल। तो इसमें इसको पूरी तरीके से बैन किया दिया गया, कोई भी पर्सन यहाँ पे क्लीनिंग, कैरिंग और डिस्पोजिंग यहाँ पर नहीं करेगा। एक्ट रिकॉग्नाइजेस मैनुअल स्कैवेंजिंग एज अ डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस। ये क्या है, एक डीह्यूमनाइजिंग प्रैक्टिस है, इसलिए यहाँ पर इस एक्ट में इसको रिकॉग्नाइज किया गया और इसी के चलते यहाँ पे मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैन कर दिया गया। अब ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम, यहाँ पे नमस्ते हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, 2022 में आया। ओके, तो ये स्कीम बीइंग अंडरटेकन जॉइंटली बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स एंड द MOS and JE and aims to eradicate unsafe sewer and septic tank cleaning practice। तो इसमें हमारा मेन फिर से ये आ जाता है कि जो ये अनसेफ यहाँ पे प्रैक्टिस है, क्लीनिंग प्रैक्टिस है सेप्टिक टैंक से, उसको यहाँ पे हमें पूरी तरीके से क्या करना है, इरेडिकेट करना है, खत्म करना है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे नमस्ते स्कीम से रिलेटेड सारी चीजें क्लियर होंगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीजें, सारी न्यूज यहाँ पे क्लियर होंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।